टिप्पणी ये है कि वो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, अमेरिका के कोई 51 स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका उनका दायित्व है, उनका उनका फर्ज है कि वो भारत के हितों की रक्षा करे, और उन्होंने बाखूबी से करी। लेट जाना तो कांग्रेस सरकार भी लेट गई थी सोनिया गांधी की, साष्टांग दंडवत कर दिया था कि जो मेरे आका, आप वो बोले कि 26/11 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आप एक इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब ट्रेड डील की बात हुई, उन्होंने कहा साहब कि मेरा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना फार्म सेक्टर वगैरह ये सब नहीं खोल सकता, फिशरीज वगैरह, फूड एंड एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं खोले, ये हमारे राष्ट्र हितों के विपरीत है। और वो अड़ गए, तो वो राष्ट्र हितों पे टिके हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, मोदी की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया। बिल्कुल, मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया है भाई। वो ये क्या मतलब है सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है? नहीं तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा, मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। तो मोदी जी ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, उन्होंने नहीं करेंगे बंद। हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हम सस्ता तेल लें ताकि हमारी इकोनॉमी फले फूले आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन दो देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, दो देशों पे, दो ब्रिक्स के पिलर है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी खुंदस खा के बैठे हैं ब्रिक्स से कि वो डी डॉलराइजेशन करा देंगे, वो डॉलर की प्राथमिकता को तोड़ देंगे, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्ट। तो बनना भी चाहिए ऐसा, बिल्कुल बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था 2010 तक मैक्सिमम, 1990 से शुरू हुआ था जब सोवियत संघ टूट गया था। और अब तक जो है वो 2010 तक चला यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। उसके चलते अमेरिका ने कमजोर कमजोर दुश्मन चुने और उनको पीट दिया। इराक को पीट दिया, लीबिया को पीट दिया, अफगानिस्तान को पीट दिया। लेकिन असलियत ये है, जितना भी ड्रामा आप कर लो कि हम जीत गए, आप फंस गए। इराक में 8 साल $3 ट्रिलियन आपके बह गए और कितने सारे लोग मारे गए, अमेरिकी सिपाही। ठीक है, अफगानिस्तान में तो आप 20 साल फंसे और फिर वहां से नतीजा क्या? दोनों जगह से भागना पड़ा, और ऐसे भागना पड़ा जैसे वियतनाम से भागे थे। उस टाइम पे लटक लटक के हेलीकॉप्टरों के रेलिंग पे पकड़ के। ठीक है, तो अब कोई सबक नहीं सीखा लगता है। अब वेनेजुला में वही कर रहे हैं कि हम तो नेशन स्टेट बिल्डिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नेशन स्टेट बिल्डिंग इराक में ट्राई करी थी, इराक के तो तकरीबन 3 टुकड़े कर दिए, त्राहिमाम हो गया वहां पे। ISIS वहां से खड़ी हुई, गदर अराजकता, ये सिर्फ हुआ। ठीक है साहब, वहां भी तो ऑयल छीनने गए थे, वहां भी ऑयल छीनने गए, वहां भी तेल छीनने गए थे। तो तेल तो आपने ले लिया, और इनकी प्लेबुक बड़ी फैमिलियर है कि गाली दो वहाँ के जो लीडर को, जो पॉपुलर है, जो लोग जिसको चाहते हैं उसको गाली दो, डिमोनाइज करो, बोलो कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। कहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है? एक भी दिखाओ जो पकड़ा हुआ आपने इराक में। झूठ बोला, फरेब, प्रोपेगेंडा किया, उसको डिमोनाइज किया, और बेचारे के देश के ऊपर जाके चढ़ के बैठे, क्योंकि वो लड़ने के बराबरी का मुल्क नहीं था। जरा रूस को हिला के दिखाओ ऐसे, जरा चीन को हिला के दिखाओ, हम भी जाने। वो पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर्स है, उनके साथ तो छेड़खानी नहीं। सबसे कमजोर बच्चे जो हैं क्लास में चुनो, उनकी पिटाई करो, ताकि पूरी दुनिया, पूरी क्लास डर जाए कि ये दादा है। दादागिरी हम भी अब समझ चुके हैं कि आपके ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, और हम सुनेंगे भी नहीं उनकी। लेकिन एक आपने जो डी डॉलराइजेशन की बात की और ब्रिक्स की बात की, अब ऐसे में चाइना से फिर हमारी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। तो अब क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चाइना को अब दोस्त मान लेना चाहिए? देखिए साहब, एक बड़ा एक्सियम है फॉरेन रिलेशंस के अंदर
डिप्लोमेसी के अंदर देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज. In international relations, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are only permanent national interests. जो एक चीज स्थायी है और जो परमानेंट है वो है आपके राष्ट्रहित, वो सर्वोपरि है. नहीं, लेकिन इसमें कि ये पक्का दुश्मनी है, जिंदगी भर आजीवन दुश्मनी रहेगी. डिवोर्स हो गया है चीन के साथ. हाँ, चीन ने हम पे धोखा दिया, बहुत 1962 में हम पे हमला किया, 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन हड़प ली. उसके बाद फिर उसने उंगल करते रहा है लगातार, है, चाहे डोकलाम में, चाहे इधर, चाहे लद्दाख में, चाहे गलवान में तो झड़प हो गई थी. ठीक है साहब. लेकिन अब ये कहना कि नहीं साहब, हाँ अब ये कास्ट इन स्टोन है, चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त. कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या दोस्ती. Defining partnership of the 21st century, my foot defining partnership of the 21st century. ये बांग्लादेश में ग्रीन कल्चरल रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी. हमारी पूरी पेरिफेरी को आग लगा दी है. लद्दाख में छेड़खानी कर रहे थे और कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड हमारे मणिपुर मिजोरम को जोड़ के, म्यांमार से तोड़ के, ये तो भारत को तोड़ने पे लगे. और डिफाइनिंग पार्टनरशिप, $1 अरब हमने इनको दिए GE-404 इंजन अपने रफाल के लिए, सॉरी अपने तेजस जहाजों के लिए. तेजस के लिए पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं लिया, और 2 साल में 2 इंजन दिए. अब जब रोए पिटे तो 5 इंजन और दे दिए. और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे बढ़ के जो है 200 इंजन और खरीद लिए. पैसे देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार है. अरे साहब, ट्रेलर देख नहीं लिया? ये तो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है. और फिर कह रहा है चीन से लड़ो, लड़ो और मरो. मैं चाहता हूं कि तुम यूक्रेन की तरह उचको, और जैसे यूक्रेन की तबाही हो गई वैसे तुम्हारी तबाही हो. तो हम गधे हैं क्या? बिल्कुल. हमें समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं. नहीं साहब, अमेरिका से तो मोहब्बत है. और भाड़ में गई मोहब्बत, ऐसी तैसी करती है हमारी. 50% टैरिफ लगाया, मोहब्बत है. पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज वेरी गुड. हमारे लोगों को अब बाहर खदेड़ रहे हैं ये मागा वाले, H1B वीजा नहीं दे रहे हैं. पीपल टू पीपल रिलेशन की भी बत्ती बंद कर दी है. और क्या कहते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बड़ा वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदूज फैसिस्ट, दिस दैट, ये वो. तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए. बिल्कुल. क्यों ना करें? हमारे राष्ट्र हित में है. हम क्यों लड़ें चीन से फालतू? अगर ये अमेरिका का रवैया है, अगर ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो दुश्मन भले. और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही एक्शन लिया कि वो गए यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन में जो मीटिंग हुई थी, पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, और ठंडे पसीने आ गए वॉशिंगटन में कि तुम बेवकूफ हो, तुमने भारत को धकेला चीन और रूस की तरफ, और अब रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल एक्चुअलाइज करा दिया. डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस प्राइज, भारत और चीन के बीच में शांति कराने का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. और बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना. अब आप ही अभी की जो आप बात कर रहे थे, इसमें आपने बात की कि कैसे यूएसए से हमें इंजन मंगवाने पड़ते हैं अपने तेजस के ही. लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर क्या जो हमारी आत्मनिर्भरता है, स्पेशली वेपन्स के मामले में, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और क्या भारत अब आत्मनिर्भर बनने की जो राह है, आत्मनिर्भर या बन चुका है, या फिर उसकी राह पे तेजी से चल दिया है, स्पेशली डिफेंस के मामले में, वेपन्स के मामले में? नहीं, बहुत बहुत तरक्की हुई है, बहुत फर्क पड़ा है. इस सरकार की प्राथमिकता थी हमारी आत्मनिर्भरता, और वेपन्स में औटार्की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बहुत प्राथमिकता दी सरकार ने. और उस पर लोग गाली दे रहे हैं. कोई पहले कह रहे थे मोदी सरेंडर,
और दूसरे अब फिर बकना शुरू किया कि केवल मोदी की वजह से डील नहीं हुई, क्योंकि वो राष्ट्र हितों पे अटका। मोदी जी ने स्टैंड लिया अपने देश के लिए, उन्होंने कह भी दिया था कि शायद मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, यहां तक कह दिया था, ठीक है, बट ही इज डूइंग द राइट थिंग। बट जितनी स्पीड से ये होनी चाहिए थी उतनी स्पीड से अभी तक नहीं हुई है, हमको और स्टेप ऑन द गैस करना पड़ेगा, ठीक है साहब। और ऐसा है कि अब हम बना रहे हैं आम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन सीधी देखिए प्रैक्टिकल जो है, यथार्थ जो है, हम उससे आंख नहीं झपक सकते, ठीक है, हमें 10 साल लगेंगे बनाने में, क्योंकि हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। इंजन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंजन ना हम बना पा रहे हैं जहाज़ों के, ना अपने नेवी के शिप्स के, ना जेट फाइटर्स के, और टैंक इंजन अब बनने शुरू हुए हैं अच्छे, ठीक है। चीन की भी यही प्रॉब्लम है, वो भी इंजन अच्छे नहीं बना सकता, लेकिन उसने कर कुर के कुछ ना कुछ कर ही लिया, ठीक है साहब। अब हमको इसमें बहुत जबरदस्त जोर लगाना पड़ेगा और हमको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर है J-35, पाकिस्तान के पायलट चीन में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ये जेट फाइटर चलाने के लिए, और चीन काफी लाइकलीहुड है कि वो पाकिस्तान को ये बेच देगा, कोई 35 के करीब 30-35 ये जेट फाइटर आ जाएंगे, और आपका जेट फाइटर आएगा 10 साल के बाद, 5th जनरेशन फाइटर। तो क्या हम 10 साल वेट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हमसे आगे निकल जाएगी? इसी कांग्रेस ने बड़ा नुकसान किया साहब, लॉस्ट डेकेड। जो मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले जो 2000 से 2014 की डिकेड थी, सवा सत्यानाश कर दिया। एक फाइटर जहाज नहीं खरीदा। हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी 42 स्क्वाड्रन, असली में सही मानों में चाहिए 60 स्क्वाड्रन, 60। अगर 2 फ्रंट वॉर तो क्या, अब तो 3 फ्रंट वॉर हो गई, बांग्लादेश भी उचक के कूद पड़ा है। तो अगर 3 फ्रंट वॉर से डील करना है 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स चाहिए। आज के दिन कितनी है? 29। पाकिस्तान के पास कितने स्क्वाड्रन है? 25। तो हम किस ओर जा रहे? पाकिस्तान से बराबरी करने, या उसको भी आगे निकल जाने देना चाहती हो कि नहीं साहब हम तो इकोनॉमी देखेंगे, प्राथमिकता इकोनॉमी है, डिफेंस बाद में आता है, लो प्रायोरिटी है। अरे साहब डिफेंस है तो हम हैं, अब हम नहीं कर सकते। इसके मतलब इकोनॉमी करो, पैसे बचाओ, डिफेंस में ही पैसे बचाओ, ठीक है ना। बाकी जगह हम दिल खोल के खर्चे कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी तीसरी पे जा रही है, लेकिन सवाल ये है साहब कि ये अब हमको स्पीड अप करना पड़ेगा। और जब तक हमारा अपना फाइटर आर्म का नहीं आता, जेट इंजन नहीं आते, तो रूस हमको दे रहा है Su-57, सुखाई 57 5th जनरेशन फाइटर। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, सोर्स कोड देने को तैयार है, भारत में मैन्युफैक्चर के लिए तैयार है। तो हमें समझ नहीं आया कि हमने अमेरिका के डर से अभी तक क्यों नहीं लिया। अमेरिका नाराज हो जाएगा। अबे इससे ज्यादा क्या नाराज होगा? टैरिफ लगा ही दिए, 50% लगा रही है, 500% की धमकी दे रहा है। अभी जो हमारे देश में बड़े चाटुकार हैं, अमेरिका के बड़े चाटुकार हैं यहाँ इस देश में कि अमेरिका अमेरिका, हमारी तो मोहब्बत है वहां पे, तुम्हारी बाप की होगी, हमारी नहीं है। अब आपने बात करी कि पाकिस्तान में जो आपने चाइना वाला एग्जांपल दिया कि वो अब हमसे एयरक्राफ्ट ला रहे हैं 5th जनरेशन, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है, अब 8 महीने हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को और उस 4 दिन की जंग को, तो क्या अब हम अमेरिका अब अपना रूप पलट रहे हैं, तो क्या तब अमेरिका के दबाव में आके हमने जल्दी रोक दिया, या क्या तब हम और चीज़ें एस्केलेट कर सकते थे और एक बारी में पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा करारा जवाब दे सकते थे? ऐसा सवाल है लोगों के मन में। तो क्या आपको लग रहा है कि उस मौके पे चूक हो गई? व्यक्तिगत रूप से देखिए, बेवजह लड़ाई करते रहना, जैसे कि 4-4 साल लड़ना रूस जैसे, अक्लमंदी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर
ऑपरेशन सिंदूर हमने 2-3 दिन और बढ़ा दिया होता, कोई आसमान नहीं गिर जाता और हम अच्छी तरह चोट लगा देते। और ये जो भगड़ा कर रहे हैं अब कि हम जीत गए, वो जरा मुंह इतना सा हो जाता अगर इनके अच्छी तरह से कामरा की फैक्ट्री और 3-4 अच्छी बड़ी बड़ी टारगेट हमने ध्वस्त कर दी होती। लेकिन खैर उस वक्त जो सोचा गया और हो गया। लेकिन एक चीज जरूर है कि थैंक गॉड हमने आत्मनिर्भरता पे काम शुरू कर दिया था। हमारा नैविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, हमारा आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपने जो कि एयर डिफेंसेस को हमारे लिंक करता है, और जो हमने S-400 ले लिए, आकाश मिसाइल्स बना लिए, उससे बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा। अच्छी मार हम मार पाए पाकिस्तान को इस दौर के अंदर, बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। और हमारे ड्रोन्स वॉरफेयर में जो काबिलियत हासिल कर ली है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब वी वर प्रिपेयरिंग टू फाइट द नेक्स्ट वॉर, नॉट द लास्ट वॉर। हाँ, ये बहुत बड़ी, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि वी आर प्रिपेयरिंग टू फाइट द नेक्स्ट वॉर नॉट द लास्ट वॉर। लेकिन नेक्स्ट वॉर से ना अब एक और पड़ोसी जो तंग कर, मैं अब आपको इसी के चलते एक चीज कह के अंत करना चाहूंगा। देखिए, मैं कमीशन हुआ था 14 नवंबर 1971 को। 71 की जंग के 1 महीना पहले हमारे बैच को सीधा ट्रेन से उतार के लड़ाई में उतारा था। ठीक है साहब, बहुत नुकसान हमारा हुआ, लेकिन हमें बड़ा फक्र है कि हमारी वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मात्र 13 दिन में 550 किलोमीटर अंदर गए थे। और उस वक्त भी अमेरिका का बड़ा चहेता था याह्या खान, लव फेस्ट अमेरिका का, और जैसे कि अभी चल रहा है आसिम मुनीर के साथ, वैसे ही चल रहा था। ठीक है साहब। और याह्या खान भी 1 पॉइंट कंट्रोल मास्टर बन रहा था कि मैं बाप का राज है मेरा पाकिस्तान के ऊपर, मैं प्रेसिडेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, फॉरेन, जो कुछ कहूँ, और आर्मी चीफ भी। ठीक है साहब। और इतना सारा उसने ओवरलोड किया अपना, उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया सही टाइम पे, पिट गए, 2 टुकड़े हो गए देश के। अब पाकिस्तान उसी राह पे जा रहा है, उसके 2 क्या अब 5 टुकड़े करने का टाइम आ गया है। हमको हिम्मत करनी चाहिए, भाड़ में जाए अमेरिका, इससे ज्यादा और क्या दुश्मनी लेगा। जितना कर सकता था कर दिया, उल्टा और करने की, जो यहाँ पे चाटुकार अमेरिका से हमारा मोहब्बत है, प्यार है, हरामखोर जो जा रहे थे वहां पे, उनके लिए 500% उसने बता दिया है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। अगर आप कमजोरी दिखाओ तो वो सिर पे चढ़ेगा। उसको 2 टूक शब्दों, अभी तक हमने बड़ी भद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हमको अब 2 टूक शब्दों में जैसे को तैसा देना पड़ेगा। हमको रूस, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ब्रिक्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और देवी माता का नाम लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाना पड़ेगा। आर या पार की लड़ाई का टाइम आ गया। जो सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग हमने 1971 में की थी, उसको अंडू कर दिया है अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर। बांग्लादेश फिर ईस्ट पाकिस्तान बन गया। तो ये तीनों को आड़े हाथ लेना होगा, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और अगर अमेरिका नाखुश है तो हमारी तरफ से चूल्हे में जाए, क्योंकि इससे ज्यादा दुश्मनाई कौन क्या दिखा सकता। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमला करे तुम्हारे ऊपर, तब जाके आपको शत्रु बोध होगा। शत्रु बोध तो हो जाना चाहिए। और मैं सिर्फ कहता हूं कि हिम्मत करो, हिम्मत मर्द मदद खुदा। 71 में हमने हिम्मत करी, पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जो 1971 में हुआ था वो फिर होगा और हो सकता है। फिर हो सकता है। भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जो देश को, युवा को समझ आएगी, और समझ आएगा कि आज जो इस पॉडकास्ट का एक मुद्दा रहा कि अमेरिका से ज़बरदस्ती की दोस्ती बनाए रखने की कोशिश को अब छोड़ना होगा। वो जो कर सकते थे वो कर ही रहे हैं, और हमें राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना होगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.